नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं ओमकार चौधरी जी। इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं जो इनके बारे में सोचती हूँ, मैं ज़रूर बोलूँगी। मुझे ये एक शार्प, फियरलेस और इनसाइटफुल यूट्यूबर लगते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल और जो इंडियन पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनको बहुत सिंपल और एंगेजिंग अंदाज़ में समझाते हैं। उनके जो एनालिसिस है, उसमें क्लैरिटी है, रिसर्च भी है और बोल्ड भी है। और डिजिटल स्पेस में तो ओमकार जी ने अपनी जगह बना ली है। और बहुत ही बैलेंस व्यू पॉइंट देते हैं और ऐसे नहीं लगता कि जैसे जो एग्जिस्टिंग सेंटर में पार्टी है उनकी कोई चमचागिरी कर रहे हैं या ऑपोजिशन के बारे में भी ऐसे नहीं बोलते जस्ट बिकॉज बोलना है। बहुत ही ज्यादा इनकी ना रिसर्च बहुत अच्छी है और ये सीरियस और थिंकिंग ऑडियंस को क्रिएट करते हैं। मैं इनके काफी टाइम से वीडियोस देखती आई हूँ, तो बहुत बड़ी फैन हूँ इनकी, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, तो इन्होंने मान लिया मुझे इंटरव्यू देने के लिए। नमस्कार ओमकार जी। बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों में मेरे बारे में बताने के लिए। मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो नहीं मच। ना, बहुत एनालिसिस आपका सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए समय निकाला और मुझे समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद उसके। जी। अच्छा ओमकार जी, आप मुझे ये बताइए कि आप कि मेरे को ये बीजेपी पे सवाल है बेसिकली कि आप इतनी डेप्थ में जाके एनालिसिस करते हैं। तो बीजेपी आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देखते हैं या क्या सिर्फ एक इलेक्टोरल सक्सेस है उसको मिली, उसको देखते हैं? या आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और सिविलाइजेशन विजन का भी कोई रिप्रेजेंट करती है, ऐसा देखते हैं? कैसे देखते हैं आप बीजेपी? दोनों तीनों चीज़ें हैं। पॉलिटिकल पार्टी है तो ज़ाहिर है वो भजन कीर्तन मंडली तो नहीं ही है। उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है बहुत क्लियर हैं और बहुत लंबे समय तक हमने आपने देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारते हुए भी देखा है, जी, बहुत लंबे समय तक। और एक दौर ऐसा भी था 1984 में जिसके बारे में राजीव गांधी ने भी एक मजाक उड़ाया था। 2 बैल बता दिया था जब 2 सांसद चुन करके आए थे। नई-नई जी, भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उससे पहले तो जनसंघ ही था और 77 में एक प्रयोग हुआ था कि सब मर्ज कर गए थे या एक साथ आ गए थे जनता पार्टी के रूप में। तो उस समय जनसंघ भी नहीं रहा था एक तरीके से, पर दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर अल्टीमेटली मतभेद सामने आ गए और वो सारी चीजें, वो सारा घटनाक्रम मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सबके ख्यालों में है, सबको पता है उन घटनाक्रम के बारे में। पर जब ये इसका विधिवत भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तो अटल आडवाणी जैसे टॉल लीडर उस समय थे और 84 में एक और घटना हुई थी, बल्कि एक ऐसी घटना हुई थी जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया था। इंदिरा गांधी की उसके सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी थी। तो उसके बाद जो चुनाव हुए लोकसभा के, जाहिर है राजीव गांधी की माँ की हत्या हो गई है, ऐसा करके एक नैरेटिव हुआ और हमारे देश की जनता एक्चुअल में बड़ी संवेदनशील भी है, बड़ी भोली भी है। तो बेचारे की माँ की हत्या हो गई है, ये जो एक माहौल बना उसमें राजीव गांधी को 404 सीटें मिल गई और बाद में पंजाब में इलेक्शन हुआ था, बड़ा डिस्टर्ब उस समय चल रहा था, तो 10 सीटें और आ गई थी, तो 414 सीटें कांग्रेस को 1984 में मिल गई थी। भूतों ने भविष्यति, मैं कह सकता हूँ कि भविष्य में भी शायद किसी को इतना बड़ा मैंडेट ना मिले जितना राजीव गांधी को 1984 में मिल गया था। भारतीय जनता पार्टी ने वहां से जो सहानुभूति की लहर थी उसमें सभी बह गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी भी बह गई। नई पार्टी थी, केवल 2 चुन करके आए, लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया। उसके बाद हमने फिर बाद के वर्षों में देखा, 1989 भी देखा जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, देवीलाल जी ने अपनी चुना तो देवीलाल जी को था संसदीय दल का नेता, पर अपनी पगड़ी उतार करके वीपी सिंह के सिर पर रख दी उन्होंने। भोले भी थे और शायद जन भावनाओं को समझते भी थे कि देश एक्चुअल में इस समय चाहता क्या है, तो उन्होंने वीपी सिंह को चुना। बाद में उन दोनों के बीच में भी झगड़े हुए, फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। वो प्रयोग सफल हुआ नहीं, जनता पार्टी का भी नहीं हुआ, जनता दल का भी नहीं हुआ, वो भी बिखर गए बहुत बुरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी जो मंडल कमंडल वाला झगड़ा था पूरा, और जो सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की यात्रा थी आडवाणी जी की,
समस्तीपुर में जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया लालू यादव की सरकार ने, तो वहां से बीजेपी का फिर उभार होना शुरू हुआ। जो पालनपुर वाला इनका अधिवेशन था, वहां का जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था, उसके चलते फिर इन्होंने 3-4 चीजें घोषित कर दी, अपने हर घोषणा पत्र में उनको शामिल करना शुरू किया। 370 हटाएंगे, भगवान राम का उनके जन्मभूमि पर ही मंदिर बनाएंगे और कॉमन सिविल कोड जो है वो देश में लागू करेंगे। अब 2 तो पूरे कर दिए उन्होंने, 370 भी हट गई है, भगवान राम का एक भव्य और दिव्य मंदिर भी बन गया है। यूसीसी की शुरुआत हो गई है उत्तराखंड से, कुछ दूसरे राज्यों में भी ये चलेगा। उसके बाद हो सकता है कि इसी कार्यकाल में या अगर 2029 के बाद सरकार बनती है बीजेपी की, तो शायद यूसीसी और एनआरसी से लेकर के तमाम चीजें जो ये करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। लेकिन पार्टी के तौर पर जो एक आपने क्वेश्चन किया है, पार्टी के तौर पर ये बहुत सीरियसली बॉटम टू टॉप जितने भी चुनाव हैं, लोकल बॉडीज से लेकर के और आपके विधानसभा के, विधान परिषद के, लोकसभा के, यहाँ तक के राज्यसभा के भी बहुत सीरियसली उनको लड़ती है, रणनीति बनाती है उसके लिए। और ऐसा नहीं है कि एक रणनीति अगर उत्तर प्रदेश के लिए बनी है तो उसी को हरियाणा में भी अप्लाई करते हैं। ये जो लोकल मुद्दे होते हैं अलग-अलग राज्यों के, जो लोकल फीलिंग्स होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको ध्यान में रख कर के, फीडबैक लेकर के, बड़े सर्वे वगैरह करवा करके, फिर उन चीज़ों को अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में लेकर के आते हैं। जिन-जिन राज्यों में वो सत्ता में नहीं है, वहाँ विपक्ष की भूमिका में वो डट करके लड़ती है। अभी आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है पिछले 2 विधानसभा कार्यकाल में। उसके बारे में भी बात करेंगे, वेस्ट बंगाल के बारे में। जी। अच्छा, मोदी जी पर सवाल पूछ रही हूँ। ओमकार जी, नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप है, उसने इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग को तो काफी स्ट्रांग किया है। आपके नजरिए से मतलब आप क्या सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ क्या है? और उन्हें पिछले कई दशकों मतलब सालों से लीडर से अलग बनाती है? ऐसी क्या क्वालिटी है उनके अंदर, 1-2 ऐसी क्या क्वालिटी जो उनको बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो अलग हैं, सब सब नेताओं से अलग हैं? नहीं, सबसे बड़ी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो है खामोश रहना, समय पर अपनी बात रखना, सही पकड़ा आपने। समय पर अपनी बात रखना और जो उनका एजेंडा है, मूल एजेंडा है कि हमें जो हमने संकल्प लिए हैं, जो लोगों को वादे किए हैं, हमें तेज गति से उस तरफ बढ़ते रहना है। अब वो कहावत थोड़ी-सी ठीक नहीं रहती है लेकिन देना पड़ता है वो उसका उदाहरण कि जब एक हाथी बाजार से गुजर रहा होता है, तो बहुत सारे कुकुर जो हैं वो भौंकते हैं, लेकिन वो आराम से अपना बाजार पार कर जाता है। तो ये हम अलग-अलग संदर्भों में देख सकते हैं। वो लोकल कुकुर भी हो सकते हैं, वो विदेशी कुकुर भी हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जर्मन शेफर्ड से लेकर के तमाम हो सकते हैं। तो उ उनमें वो उनका काम भौंकना है तो वो भौंक रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी उनका जवाब देते हों मुड़ कर के या उसमें उलझ जाते हों। क्योंकि पायल जी आप एक एक विजुअलाइज़ करिए ना इन चीज़ों को। मान लिया कि हाथी गुजर रहा है, ठीक है? इधर से उधर से कुछ-कुछ आवाज़ें निकल रही हैं। अब अगर हाथी कभी इससे उलझेगा, कभी उससे उलझेगा, तो फिर वो ये भूल जाएगा कि उसका डेस्टिनेशन क्या था, वो जा कहाँ रहा था। तो जो भौंक रहे हैं, उनको भौंकने देते हैं वो और जो एक्चुअल में जो उनका लक्ष्य है, वो उस लक्ष्य की तरफ जो है, अर्जुन को जैसे आँख दिखाई दे रही थी, वैसे ही वो अपना उस पर नज़र फ़ोकस रखते हैं और यही वजह है कि इतने अवरोधों के बावजूद जिस समय हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस समय भी हम देख रहे हैं, बजट सत्र का दूसरे चरण का सेशन शुरू हुआ है आज। एक्चुअल में लोकसभा में जो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई कांग्रेस पार्टी, उस पर चर्चा प्रस्तावित थी। जो चेयर
को रिप्रेजेंट कर रहे थे जगदम्बिका पाल, वो बार-बार कह रहे हैं कि भई जो इस समय हमारे सामने प्रस्ताव है उस पर चर्चा करिए। लेकिन वो उस पर चर्चा ना करके पश्चिम एशिया में जो इस समय युद्ध चल रहा है, गड़बड़ियाँ चल रही हैं, वो उसको लेकर के हल्ला कर रहे हैं। तो चलने नहीं दे रहे नरेंद्र हैं। हाँ, वो चलने नहीं दे रहे पार्लियामेंट को, वो अविश्वास प्रस्ताव पर भी जो उनके द्वारा लाया गया है, उस पर भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो आप ये देखिए कि वो तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी एज़ सच डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। पार्लियामेंट में वहाँ पर राजनाथ सिंह बैठे हुए दिखाई दिए, अमित शाह दिखाई दिए और बाकी जो हल्ला काट रहे हैं, वो दिखाई दिए, वो अपना काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपना मीटिंग्स-वीटिंग्स में लगे हुए हैं। वो समीक्षा बैठ के कर रहे हैं कहीं बैठ करके, आगे के लिए रणनीतियाँ बना रहे हैं। तो आप उनको रोक नहीं सकते हैं और ये ऐसे ही नहीं आता है, बहुत तपने के बाद, बहुत धक्के खाने के बाद और तमाम तरह के अवरोधों को पार करने के बाद जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं, तब ये चीज़ें आती हैं। तो जब मैंने आपसे बीजेपी की बात कर ली, मोदी जी की बात कर ली, अब सबसे बड़े मेरे लिए तो रॉक स्टार लगते हैं वो, मुझे मुझे बहुत डेयरिंग लगते हैं, योगी आदित्यनाथ। आपके नज़रिए में उनकी लीडरशिप दूसरी नेताओं से कैसे अलग है? क्या उनकी गवर्नेंस स्टाइल है और जो डिसीजन मेकिंग है और जो ये बुलडोज़र ये स्टाइल है, इंडियन पॉलिटिक्स में एक यूनिक लीडर उनको बनाती है कि इससे वो ज़्यादा कम्युनल दिख रहे हैं या प्रो हिंदूज़ दिख रहे हैं? क्या दिख रहा है आपको ये? क्या लगता है आपको? पायल जी, मुझे इसमें एक्चुअल में कोई एक एक सेकंड के लिए भी हिचक नहीं होती है, ये कहने में। अपने शो में मैं लाइव कई बार कह चुका और अलग-अलग चैनलों पर जब मैं जाता हूँ, वहाँ भी कह चुका कि मैं व्यक्तिगत रूप से अगर नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता हूँ अपने प्रोग्राम्स में, इसलिए क्योंकि जो शायद हमारा एजेंडा है, हमारे जैसे लोगों का जो विचार रहा है देश के लिए, वो उस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं या उस एजेंडे पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी उस एजेंडे से डिग जाएँगे, शायद उनकी आलोचना करने वालों में मैं पहले नंबर का आदमी होऊँगा। लेकिन आज चूँकि राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र हित उनके लिए सर्वोपरि है, इसलिए हम डट करके उनके साथ खड़े हुए हैं। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ, मेरठ जिले से हूँ, तो मैंने उत्तर प्रदेश से ही अपनी पत्रकारिता शुरू की थी, मेरठ से, दैनिक जागरण से और दैनिक प्रभात से। और हमने वो दौर देखा है उत्तर प्रदेश का, मेरठ का, जब गुंडे, बदमाश, माफिया और दंगाई ये सब नंगा नाच करते थे वहाँ पर। मैं घंटाघर पर पुलिस चौकी पर उन दिनों क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था। पुलिस चौकी पर एक सीओ सर्किल थे, मिश्रा जी, उनके साथ बैठे हुए हम लोग चर्चा कर रहे थे, सिटी मजिस्ट्रेट भी बैठे हुए थे। और एक कोई साइकिल से टकराया और टकराने के बाद जो स्टैबिंग शुरू हुई वहाँ पर, देखते-देखते पायल जी 35 लाशें बिछ गई, 35 लाशें बिछ गई और मेडिकल कॉलेज को अलर्ट किया गया, कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिए गए, रैपिड एक्शन फोर्स को तलब कर लिया गया, सारे कांड को वहाँ पर होते हुए देखे। हमें तो अब याद नहीं आता है कि पिछले काफ़ी सालों से मेरठ में, मुरादाबाद में, अलीगढ़ में या लखनऊ में या प्रयागराज में या सहारनपुर में कहीं कोई दंगा हुआ हो? क्यों नहीं हो रहे हैं आजकल दंगे? हमें तो तो लगते हैं। हमें तो याद नहीं आ रहा है कि जो माँ-बहन, बेटियाँ शाम को 6 बजे, 7 बजे घर से निकलती हुई, चाहे वो वर्किंग वुमेन ही क्यों ना हो, उनको निकलते हुए जब वो जाती भी थी, तो उस समय घरवालों को इतनी बड़ी चिंता होती थी कि वो लगातार उसके कॉन्टैक्ट में रहते थे, दफ्तर पहुँचती थी तो वहाँ भी कॉन्टैक्ट करते थे, सब ठीक है, क्या नहीं है। वापसी में भी ये सुनिश्चित किया जाता था कि कोई ना कोई उनके साथ हो, ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में था। और जो माफियाओं का नंग नाच यहाँ पर होता था, वो सब जानते हैं क्या हुआ था। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैं सौभाग्य की बात कह रहा हूँ कि देश को भी और उत्तर प्रदेश को भी एक ऐसी लीडरशिप मिली है जो प्रामाणिक भी है, जिसका जी, विज़न एकदम क्लियर है और जो हमारी विरासत है उनको भी संजो रहे हैं, पुनर्स्थापित, पुनर्प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। नंबर 2, विकास के रास्ते पर बहुत तेज़ी से गाड़ी दौड़ा रहे हैं।
देखिए, अगर आपको प्रदेश को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए निवेशकों के लिए एक वातावरण बनाना पड़ता है। और निवेशकों के लिए क्या ज़रूरी है? इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज़, इसके अलावा हवाई अड्डे, अब 21 हवाई अड्डे हो जाएँगे उत्तर प्रदेश में। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश दुनिया का छठा देश है, आबादी के लिहाज से। ऐसे प्रदेश को हैंडल करना, जी, माफिया मुक्त कर देना, बदमाशों से मुक्त कर देना, किसी की वेरी हिम्मत ना पड़े, ऐसा माहौल बना देना और तेजी से विकास करना। आज जो जीडीपी है और जो हमारी जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हुआ है। तो ये योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति, दृढ़ संकल्पित व्यक्ति ही कर सकता था, जो वो कर रहे हैं। और उनको भी गाली देने वाले बहुत सारे पैदा हो गए हैं या कर दिए गए हैं, उनके सामने खड़ा कर दिया गया है। लेकिन बिना विचलित हुए, दृढ़ संकल्प के साथ जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रामाणिक लीडरशिप है। और उनके नेतृत्व में, जिसको हम बीमारू प्रदेश कहते थे, 3 राज्यों के बारे में ये था कि मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश ये बीमारू राज्य हैं। आज मध्य प्रदेश भी संभल गया है, उत्तर प्रदेश को संभाल ही लिया है उन्होंने और अब बिहार में भी मुझे लगता है कि शुभ संकेत हैं। ऑलरेडी वहाँ काम हो चुका है शुरू, अब शायद आगे और गाड़ी बढ़ जाएगी। आपको लगता है कि कोई जैसे ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि क्या कि योगी जी को कोई हटाने की कोशिश कर रहा है, कोई इनसिक्योर हो रहे हैं सेंटर में भी और राज्य में भी। आपको लगता है ये स्टोरी सही है कि मतलब इस पे हमें इम्पोर्टेंस हमको देनी चाहिए इन बातों को कि नहीं कि ये सब अफ़वाहें हैं? पिछले दिनों एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, चूँकि आप हाँ, सक्रिय रहती हैं सोशल मीडिया पर, तो वो आपकी नज़र से भी गुज़रा होगा। एक कोई समाजवादी पार्टी का नेता था जो किसी न्यूज़ चैनल के शायद इनपुट एडिटर को कुछ सजेशंस दे रहा था कि हाँ, योगी और अमित शाह के बीच के मतभेदों को ज़रा बढ़ा-चढ़ा करके कंटेंट हाँ, बनाओ और इस पर चर्चा करवाओ। तो आप जानती हैं कि एक इकोसिस्टम है वामपंथियों का और कांग्रेसियों का, और एक इस इकोसिस्टम है जो जिसको नरेंद्र मोदी की शक्ल ही पसंद नहीं है। नफ़रत है उनका नफ़रत। नफ़रत, सही हाँ, शब्द का आपने इस्तेमाल किया। तो ये जो नफ़रती कीड़े हैं, ये एक्चुअल में ऐसे मौके तलाश करते रहते हैं कि कब अगर कोई ज़रा-सी भी ऊँच-नीच कहीं हो गई है, कुछ थोड़ा बॉडी लैंग्वेज इधर-उधर हो गई है या कुछ बात हो गई है, तो इसको फैलाओ, इसको उभारो। हकीकत ये है कि जब उत्तर प्रदेश दिवस अभी मनाया गया, तो खुद अमित शाह लखनऊ पहुँचे थे जी, और लखनऊ पहुँच कर के उन्होंने योगी जी की कार्य की, नीतियों की, विज़न की जम करके प्रशंसा की। आपको एक बात और याद आ गई होगी कि एक बार ऐसा ही वातावरण बनाने की कोशिश की गई थी और मोदी जी ने कुछ नहीं किया। वो लखनऊ के राजभवन के बरामदे में योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रख कर के बस जी। 2-3 चक्कर उन्होंने लिए और वो वीडियो और फ़ोटोग्राफ जारी किए गए मीडिया में या जारी हो गए। तो ये एक संकेत होते हैं। आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ की जो लीडरशिप है, वो कहीं से भी आपको ऐसी लगती है कि उनकी कोई अपनी महत्वाकांक्षा होगी? उन्होंने तो पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था, जब उनसे पूछ लिया गया, सीधे पढ़ कर के उनके मुँह पर पूछ लिया गया कि आप दिल्ली जाना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं जो दायित्व इस समय निभा रहा हूँ, मैं इसको निभाने के बाद अगर मैं मुक्त होता हूँ कभी, तो मैं गोरखपुर की दिशा में जाना चाहूँगा। गोरक्षपीठ पर जाकर के जो मेरा मूल काम था, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। यानी उनके दिमाग में कोई गलतफ़हमी नहीं है। उनके दिमाग में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है और केंद्र में बैठे हुए लोगों के दिमाग में भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ये इनसिक्योरिटी के सारे जितने भी परसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं, वो इस इकोसिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा। राजकुमार जो हैं हमारे, क्या बोले उनको विंसी बोले कि राहुल बोले और वो जिस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को, आपने उनके कपड़े भी देखे हैं, ऐसे लगता है वॉक करने आए हैं पार्लियामेंट में। सीरियसनेस नहीं दिखती, टी-शर्ट ऐसे ऊपर करी होती है और
आपके क्या विचार है? आपको लगता है इतना कुछ बोलने के बाद, इतना नुकसान पहुँचाने के बाद बीजेपी को नुकसान तो पहुँचाते हैं वो, क्योंकि डिस्कशन होती है ना फिर नेगेटिविटी की, चाहे वो बाद में कब और बीजेपी कंट्रोल कर ले। आपको क्या लगता है कि ये हमेशा एमपी रहेंगे और बीजेपी कभी इनको जेल भेजेगी? जो करप्शन के चार्जेस भी हैं उसमें भी और ये सब? आपने उनके कपड़ों की बात की, आपने उनके बॉडी लैंग्वेज की बात की, आपने उनके बयानों की बात की, आपने कहा कि बीजेपी को नुकसान तो पहुँचाते हैं। बीजेपी बाकी तीनों चीज़ों से मैं सहमत हूँ, चौथी बात से सहमत नहीं। अच्छा, अच्छा। वो बीजेपी को नुकसान नहीं पहुँचाते, बीजेपी को बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं। और बीजेपी और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये हमेशा चाहेंगे कि ये ऐसे ही बने रहें, ऐसी ही हरकतें करते रहें। क्योंकि देश के जो नागरिक हैं, वो इतने जागरूक हैं कि अब समझ रहे हैं कि एक्चुअल में देश के साथ कौन है और देश का अनर्थ आहित करने में कौन लगा हुआ है। किस-किस तरह के मुद्दे ये उठाते हैं, क्यों उठाते हैं शायद उनको भी पता नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना, आप 370 का विरोध करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। आप राम मंदिर का विरोध करेंगे, आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करेंगे, एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप पूछेंगे कि मोदी जी, देश जानना चाहता है कि कितने राफेल गिरे हैं। देश तो ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान का कितना घुस भरा है हमने, कितने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, कितने रडार उनके, कितने एयर डिफेंस सिस्टम हमने, कितने एयर बेस हमने उनके उड़ा दिए हैं, ये देश जानना चाहता है। ये नहीं जानना चाहता कि जो फाइनल मैच जीता है भारत की टीम ने टी20 विश्व कप का, उसमें भारत के विकेट कितने गिरे हैं, ये जानने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी इस बात में है कि सूर्य कुमार यादव के हाथ में ट्रॉफी आई कि नहीं आई, और अगर ट्रॉफी आ गई है और हमने विश्व कप जीत लिया है, तो ये बड़ी बात होती है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कुल हासिल क्या है 4 दिन में, ये देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि कुवैत में अमेरिका के 3 विमान किसकी गलती से गिरे और कैसे गिरे, या अमेरिका ने ईरान के कितने जलपोत जो है वो डुबो दिए, ये नहीं देखा जाता। एंड क्या होगा इस वार का, ये देखा जाता है। लेकिन अगर किसी को इतनी समझ नहीं है और कोई इतनी जल्दबाजी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को तहस-नहस करने के लिए, कि उसको ये भी पता नहीं है कि राष्ट्र हित में क्या बोलना है और सही। क्या चीज़ राष्ट्र के विरोध में चली जाती है। इसी तरीके से अगर घुसपैठियों को हटाने की बात करते हैं ये लोग, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप 3 तलाक विरोधी कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों कर रहे हैं? वक्फ संशोधन कानून का विरोध आप क्यों कर रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता कर के आपका मन मयूर क्यों नाच रहा है? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो राहुल गांधी के कुल मिलाकर के व्यक्तित्व पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है। अगर आप इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सीरियसली आप उसके लिए अगर प्रयास करना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर के जो आपकी इस समय पहचान बनी हुई है, इस पहचान को तो उठा कर के आपको खूंटी पर टाँगना पड़ेगा। और एक सीरियस नेता के रूप में कैसे आप उभरें, एक ज़िम्मेदार नेता के रूप में आप कैसे सामने आएँ, इसके बारे में इनको और इनके सलाहकारों को गंभीर मंथन करना पड़ेगा। बाकी जो इस समय इनकी बॉडी, आज भी पजामा पहन कर के पार्लियामेंट पहुँचे हैं। एक बार रात को भी जिन कपड़ों में हम सो जाते हैं पहन करके, वो पहन करके रात को 11 साढ़े 11 बजे पहुँच गए थे। तो आप किसी और का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप चेयर का या संसद का या राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर रहे हैं। इस देश की जनता अब समझती है इन चीज़ों को, कि आप एक्चुअल में इस लायक ही नहीं हैं कि आप इस देश का संविधान का सम्मान करें या माय गॉड! आप इस देश का नेतृत्व करें। अच्छा आनंद रंगनाथन जी ने एक बात बोली कि हम लोग 8th क्लास सिटिज़न्स हैं हिंदूज़ और उन्होंने अपनी किताब भी लिखी जो बहुत ही बढ़िया उसमें बहुत अच्छे तथ्य भी बहुत अच्छे दिए थे। आप मुझे ये बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है क्योंकि जब हिंदू की लिंचिंग होती है, तो जिन-जिन नेताओं ने अपना करियर ही पूरा अपना पॉलिटिकल करियर ही हिंदूज़ के मुद्दों को लेके, हिंदुत्व को लेके बनाया है और चाहे वो आरएसएस की ऑर्गनाइज़ेशन हो, सब कुछ पॉपुलर हुए हैं बिकॉज़ ऑफ हिंदूज़ का उन्होंने
हिंदूज़ का जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करके, उसको बार-बार दोहरा के, लोगों के मन में मेरे को तो लगता है कभी-कभी डर भी डाल के, उन्होंने अपना करियर बनाया है। पर हिंदू लिंचिंग पे कोई नहीं बोलता, तो आनंद रंगनाथन जी सही कह रहे हैं क्या? नेता नहीं बोलता है उसपे? मैं उनके बयानों पर टिप्पणी ना करके एक बात कहूँगा कि अभी तो यही तय होना बाकी है कि हिंदू कौन है, सनातनी कौन है। अभी तो मुझे लगता है कि इसी ऊहा-पोह में हम लोग उलझ गए हैं बहुत बुरी तरीके से यूजीसी वाले हाँ, प्रकरण पर। उसपे भी बात करेंगे, लास्ट बात उसी पे करेंगे। इस यूजीसी प्रकरण ने ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है सभी सनातनियों के सामने कि भई एक बार फिर सनातनियों की परिभाषा ही तय कर लो। तो ये जो चाहे सरकार की या मंत्रालय की या मंत्री की किसी की भी गलती से जाने या अनजाने में ये सब हुआ है। अनजाने में तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा कांड हो जाए, इतनी बड़ी चूक हो जाए, तो ये जानबूझ करके ही किया गया होगा और जानबूझ रेगुलेशन करके आपके पास में नहीं होता है ओमकार जी, रेगुलेशन बहुत स्टडी करके और उसके ऊपर बहुत लोगों के व्यूज़ यस, देखे फिर होता है। तो वो सोच समझ करके ही किया गया होगा, लेकिन उसके बाद जो रायता फैल रहा है, उसके बाद जिस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी हैं या सनातनी होने का दंभ भरते हैं, वो किस तरीके से अब सनातनियों को ही जात-पात में बाँट रहे हैं बैठ करके। ये एक बहुत गंभीर मसला सनातनियों के सामने और राष्ट्रवादियों के सामने भी आ गया है। सरकार पर प्रेशर बिल्डअप करने के तरीके हैं, अपनी नाराज़गी वहाँ तक पहुँचाने के भी तरीके हैं। लेकिन अगर आप एक मिशन मोड में आ जाएँ और आप किसी को फना करने की बात करने लगें, किसी को हटाने की बात करने लगें, थोड़ा शक होने लगता है कि आप सच्चे राष्ट्रवादी भी हैं या नहीं हैं। जो आपका एक्चुअल में मूल सवाल था, उसको फिर से दोहरा दीजिए। मेरा ये था कि जैसे हिंदूज़ की लिंचिंग होती है, हिंदूज़ की जब लिंचिंग होती है तो कई पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं हमारे, कई पॉलिटिशियन जो उन्होंने अपना करियर ही हिंदूज़ के ऊपर वो आपको याद है वो इन्होंने एक स्लोगन बोला था गोली मारो गद्दारों को ये सब और ये सब करके अपना मतलब अपना एक फ्यूचर बनाया, अपना एक पॉलिटिकल में स्टैंडिंग बनाई। और आज जब हिंदू की लिंचिंग होती है तो कोई भी नेता बाहर नहीं था पर आप याद रखिए जब अखलाक की हुई थी, तो किसी ऑपोज़िशन के लीडर को अखलाक के फ़ेवर में, मुसलमान के फ़ेवर में बोलने में घबराहट नहीं हुई। वो आए, उन्होंने लड़ा, मतलब कोई वेस्ट बंगाल से आए, दूर-दूर से आए, पर आए और लड़े, हाँ? और मुस्लिम वर्ड यूज़ किया, ये सब यूज़ किया। पर हमारे जो नेता, जो इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर हिंदूज़ के का नाम लेके बनाया है, हिंदू लिंचिंग पे भी बनाया है, आपको लगता है कि वो कहीं धोखा दे दिए हमको या आपको लगता है कि बहुत गंभीर सवाल आपने खड़ा कर दिया है। एक लिंचिंग और हुई थी, वो हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो लिंचिंग हुई थी नुपुर शर्मा की हाँ, वो भी हाँ। और वो लिंचिंग की थी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने। मैंने उस समय 2-3 वीडियो बनाए थे उस पर और बहुत पीड़ादायक वो घटनाक्रम था। बहुत पीड़ादायक घटनाक्रम था और उससे भी ज़्यादा पीड़ा की बात ये हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के की एक बेंच ने जिसमें मौजूदा सीजेआई सूर्यकांत भी थे, उन्होंने नुपुर शर्मा पर और भी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना आरोप लगा दिए थे। तो आप बिल्कुल सही हैं, 100% सही हैं। जब बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ इस तरह की हरकतें होती हैं, तो आम तौर पर जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, सनातनियों के पुरोधा कहते हैं, जिनका कुल मिलाकर के राजनीति इसी के ऊपर बेस है, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं। और जो नाराज़गी है सनातनियों में, इस मुद्दे को लेकर के जायज़ नाराज़गी है। कि ज़्यादा वोकल होना चाहिए, वोकल से ज़्यादा एक्शन में दिखाई देना चाहिए। तसल्ली की बात ये है कि बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में तो हुई हैं। जब उत्तर इस तरह प्रदेश की में चीज़ें तो होती हैं योगी जी के लिए तो बोलना ही मतलब मैं कभी योगी जी की इंटेंशंस को डाउट नहीं करती। हाँ,
तो ये अपने आप में है, एक समस्या है और इस समस्या से भी इन लोगों को निकलना है, ऊपर उठना है और ये साबित करना है कि नहीं वो इन चीज़ों के प्रति संवेदनशील हैं। कई हमने किस्से कई घटनाएँ देखी हैं, बड़ी विभत्स घटनाएँ दिल्ली में हुई हैं। दिल्ली में कुछ-कुछ चेहरे हैं कपिल मिश्रा जैसे जो जाकर के चीज़ों को सँभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉप लीडरशिप के स्तर पर ये संवेदनशीलता दिखाई देनी चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये कह रहे हैं कि यूजीसी का जो प्रोटेस्ट था वो फेल हो गया। आपको लगता है कि फेल हो गया कि लोग नहीं पहुँचे? लोग बहुत पहुँचे, ये मुझे भी पता था क्योंकि मेरे को फ़ोटोज़ भी आई और जो लोग वहाँ गए थे, मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं जा नहीं पाई। तो कि ये हुआ कि जो लोग जाना चाहते थे, जिसको देखने भी भीड़ आना चाहती थी और भीड़ जिनके कंधों पे ये प्रोटेस्ट प्लान हुआ था, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। आपको लगता है कि बीजेपी मुसलमानों से, सरदारों से, सिखों से, उनसे डरती है, तो फार्मर्स प्रोटेस्ट होने दिया उन्होंने कितने 1 साल होने दिया। शाहीन बाग अगर कोविड नहीं आता तो आई थिंक वो भी 1 साल चल जाता, वो होने दिया। पर जब हिंदू की बात आती है, बीजेपी को डर नहीं लगता, चाहे कश्मीरी पंडित्स हों, वो भी प्रोटेस्ट करने जाते हैं, वो वहाँ पे भी जंतर-मंतर पे बंद कर देते हैं, वो जगह सारा क्योंकि मैं भी गई हूँ, हमें अंदर जाने ही नहीं दिया। तो आपको लगता है कहीं न कहीं बीजेपी का एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदू इज़ स्लाइटली कि इनको अरेस्ट कर लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, इसको इस तरीके से तो नहीं देखना चाहिए कि बीजेपी का कोई ऐसा सोचना है या कि देखिए बात ऐसी है कि वो जो 13 महीने का आंदोलन चला था या चलवाया गया था, कहाँ-कहाँ से वित्त पोषित हुआ था, वो सारी चीज़ें सबके सामने हैं। कौन-कौन ताकतें लगी हुई थी और क्यों लगी हुई थी, ये भी अब सबके सामने है। उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा मौका बीजेपी ने किसी को देने दिया है, दिया है। शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर ये लोग आकर के बैठे थे। मेरे विचार से 13 महीने से भी अधिक समय इन्होंने वहाँ पर लगाया, लेकिन वहाँ से आगे उनको बढ़ने नहीं दिया गया। इसी तरीके से अलग-अलग जगह मुझे एक बात का जवाब ये लोग दे दें जो इकट्ठा होना चाहते थे रामलीला मैदान में, कि जब 19 मार्च को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय है, है, मेरा भी यही लॉजिक था। तो फिर आप इस समय क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? इसके पीछे का मकसद क्या था? और कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाए जाने के बावजूद अपने व्लॉग्स में भी, सोशल मीडिया पर भी, अपने वीडियोज़ में भी लगातार इस मुद्दे को सरगर्म रखे हुए हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सीधे अटैक कर रहे हैं। तो ये इन इन सवालों का जवाब तो आना है ना, इनको देना है कि ये क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इन्होंने ये 19 करेक्ट। मार्च का इंतज़ार क्यों नहीं किया या फाइनल वर्डिक्ट का जवाब क्यों नहीं दिया या सरकार की तरफ से कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिया जाना है, उसका जवाब क्यों नहीं दिया? नंबर 2, जब इसको स्टे किया गया था, तो जो सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पेश हुए थे, उन्होंने तो विरोध नहीं किया इस चीज़ का, स्टे का विरोध नहीं किया, उन्होंने कोई तर्क भी नहीं रखा। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के स्तर पर भी ये मैसेज तो रिसीव हो गया है ना कि गलती हुई है। वो जान करके हुई है या अनजाने में हुई है या 2024 में जो नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े ये सब थोड़ा छिटक गए थे और दूसरे दलों की तरफ चले गए। कारण क्या रहे हैं वो तो उसकी मीमांसा करेंगे तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। पर वो छिटके थे। पर एक दाँव क्या मोदी सरकार ने इसके ज़रिए खेलने की कोशिश की, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ जो कुछ किया गया। ये एक गलत तरीका था अगर कोई दाँव भी खेला गया है तो। लेकिन राजनीति करने का अधिकार केवल राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को या आरजेडी को और बाकी नेताओं को, ममता बनर्जी को ही है। आप ये अधिकार क्या नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को नहीं देंगे? और जिस तरह का आक्रामक रवैया और गाली-गलौच की भाषा में जिसको आप हाउस अरेस्ट की बात कर रहे हैं, उनके व्लॉग्स आप देखिए, उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखिए, इतनी गंदी भाषा में गालियाँ दी हैं भाषा और बहुत एक भद्र एक भाषा का। एक जगह तो ये भी कहा गया है कि मोदी जी एक ऐसा
लोहे का जूता पहन करके पीछे से उसको लात मारिए मंत्री को, कि वो इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? क्यों? ज़रूरत क्या है? पर आप ओमकार जी सब मेरा एक और सवाल है आपसे, नहीं, इसी से रिलेटेड। जिस तरीके का रिएक्शन वो लोग उनको आईटी सेल वाले बुलाते हैं, कई लोग तो स्पेसेस में अपने आप को आरएसएस बोलते हैं, स्वयंसेवक बोलते हैं। उन्होंने भी उकसाया है बहुत लोगों को। इतनी मतलब ऐसी गालियाँ दी ना, मेरे को भी नहीं बख्शा है, मतलब मेरे तो बेटी पे, बेटों पे, माँ-बाप पे, मेरे कैरेक्टर पे पता नहीं क्या-क्या बोला है। एक मतलब स्पेसेस में मेरे को ना रिकॉर्डिंग लोग भेजते थे, मैंने एक बार ही सुनी, उसके बाद मैंने डिलीट करनी शुरू कर दी। तो उससे मुझे भी, मेरे अंदर भी ना एक बीजेपी के प्रति एक मेरे को वो आ गया कि लाइक मेरे को ऐसा लगा मोदी जी तो ऐसे हैं नहीं, अमित शाह जी तो ऐसे हैं नहीं जिनको चमचे चाहिए। क्योंकि वो जिस तरीके की भाषा हम लोग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे, जो ये मैंने तो सिर्फ ये बोला ना कि ये सही नहीं है, इतना भी बोलने का हक नहीं दोगे। तो उससे भी नहीं, रिएक्शन मेरा आया है। हाँ, जी मेरा भारती के कहना साथ ये भी है मेरी कि पत्नी बोल रही थी, उससे ये भी रिएक्शन। ये जो आईटी सेल में लोग बैठा रखे हैं ना, ये केवल ट्रोलिंग करने के लिए या सभ्य भाषा में किसी को दौड़ाने के लिए या उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ने के लिए ही नहीं बैठाए गए हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि गाली-गलौच देने के लिए और दूसरों को हतोत्साहित करने के लिए और चुप कराने के लिए भी बैठाए गए हैं। और ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने ये तरीके अपनाए हुए हैं। ये बंद होना चाहिए। ये तरीका बंद होना चाहिए, वरना डिवाइड आ आपकी रहा है इसमें, पार्टी डिवाइड आ रहा है बहुत। आपकी आपकी पार्टी जो आप दावा करते हैं कि हम औरों से अलग हैं, फिर कैसे आप अलग हैं? दूसरे, मेरा इसमें भी ये कहना है कि अगर वहाँ बैठ कर के लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं या गाली-गलौच कर रहे हैं, भई आप उनसे निपट लीजिए। आप तो सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बना रहे हो। देखिए, जब मुझे तो एक माथा बड़े भी आ रहा है। ओमकार जी आप समझ नहीं रहे, मैं आपको भेजूँगी, आज रिकॉर्डिंग्स भेजूँगी, उस बंदे को बोलती हूँ मेरे को देगा, मेरे पास तो अब है नहीं। आप अगर उसमें भाषा का प्रयोग देखिए, मतलब अगर अजीत भारती की मदर की डेथ हुई है, ठीक है वो गलत है, तो आप में और उसमें क्या था, अगर उसने अपशब्द बोले, उसने गलत किया। ना, ना, आपने मेरा कहना दूसरा है। मेरा कहना ये है कि फिर आप आपने सीधे जो बोला, प्रधानमंत्री पर अटैक क्यों कर रहे हैं? आप उनसे निपटो ना जो आपको गाली-गलौच कर रहे हैं या पर ज़्यादा वो से ज़्यादा आप प्रधानमंत्री नाम लेके ही प्रधानमंत्री के बारे में ही तो, और रेगुलेशन के बारे में ही तो बात कर रहे हैं और फिर गालियाँ निकाल रहे हैं आप। अभी तो यही तय होना बाकी है कि ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला भी था या अमित शाह के स्तर पर एजुकेशन मिनिस्टर को कह दिया गया और ये सब हुआ है। मेरा कहना है चलिए, कि जो टॉप लीडरशिप है, उसको निशाने पर नहीं लिया जाना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। अगर अगर आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं तो, एक बड़े कॉज़ के लिए वो काम कर रहे हैं, एक बड़े कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं। उनकी छवि तो और बहुत सारे लोग बर्बाद करने में लगे हुए हैं। वो तो सार्वजनिक रूप से कैमरों पर आकर के कहते हैं कि सबसे बड़ी पूँजी नरेंद्र मोदी की उनकी छवि है और हम इस छवि को फाड़ करके रख देंगे। तो वही काम अगर आप उनके उनके भी जाने-अनजाने में टूल बन रहे हैं, तो इससे बचना चाहिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद ओमकार जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही मेरे को, जी। मैं कह रही मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जब आपने बोला कि हाँ, टाइम मैंने आपसे टाइम माँगा, आपने दिया।